कल तहसील समंदरी के चक नंबर 140 में जो वाकया रूनुमा हुआ है, एक पुलिस एहलकार जिसमें जाम बहक हुआ, एक जख्मी हुआ, और बाद में जो पुलिस ने एक जो मुलजम जो है आसिफ जट है, वो उसका इनकाउंटर पुलिस ने किया। ये सारी वीडियोस जो हैं वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर लाइव देखी, और जो जब इनकाउंटर हो रहा था वो लाइव आपने मनाजर देखे, और मुलजम ने जब ये सुबह कार्रवाई की है वो भी तकरीबन उसने लाइव कार्रवाई की है। ये मसला अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े और बड़ा ही एक ऐसा वाक़या कि जिसने पूरे पाकिस्तान को और बल्कि पंजाब की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है आम लोगों को हिलाकर रख दिया है। कल सुबह थाना सिटी समंदरी में एक अतला मसूल होती है। अतला मसूल होती है कि करीबी चक नंबर 140 की मस्जिद की नुक्कर के ऊपर एक शख्स खड़ा है, मुसल्ला शख्स खड़ा है, और वो इश्ताल अंगेज गुफ्तगू कर रहा है, और उस शख्स का तल्लक एक कल अदम मजहबी जमात के साथ है जिसके ऊपर हालिया पाबंदी लगी है। पुलिस को जैसे ही इसकी इतला मिलती है तो एक जो पेट्रोलिंग वैन है वो थाने से रवाना होती है बाजानम चेक नंबर 140, और उसको ड्राइवर इफ्तिखार जो नंबरदार चला रहा होता है, हमरा उसके कांस्टेबल अली रजा होते हैं, और वो जो है वो करीबी चक की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो जो चक के अंदर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो शख्स वहां पर मौजूद है और वो मुसल्ला शख्स वहां पर खड़ा है। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं और उसको जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे उसके करीब पहुंचते हैं तो वो शख्स उनको देखते ही उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के नतीजे में जो ड्राइवर जो है, जो इफ्तिखार अहमद साहब जो है, वो मौके पर जो वहां पर जाँ बहक हो जाते हैं, और जिस अंदाज में वो वहां पर गिरते हैं गाड़ी से निकलकर, और वो जो एक ऐसा सीन है कि जिसके बाद जो है आप इंसानियत को भूल जाएंगे कि उनके साथ वहां पर जो सलूक उसके बाद हुआ। उसके बाद जो एक साथ कांस्टेबल अली रजा था वो इस वाकये में जख्मी हो जाता है, और जो मुलजम जो है जिसकी पहचान बाद में आसिफ जट के नाम से हुई है, और वो जो है वो करीबी मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, और वो मस्जिद का माइक जो है वो पकड़कर वो लोगों को, गांव के लोगों को दोबारा अपनी मदद के लिए या अपने साथ खड़ा होने के लिए वो बुलाना शुरू कर देता है। ये वाकया जो है जैसे ही रिपोर्ट होता है पूरे जिला फैसलाबाद के अंदर जो है एक हलचल जो है, पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है, और पूरी जो पुलिस फोर्स है हमरा जो आरपीओ फैसलाबाद है जिशान असगर साहब, उनके साथ जो है डीएसपी मुतलका और मुतलका जितनी भी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो उस चक का रुख करती है। लेकिन अफसोसनाक वाकया ये होता है कि जैसे ही मुलजम जो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और वो लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाकर और पुलिस का मुकाबला करने के ऐलानात शुरू करता है, उतनी देर तक जो है जो ड्राइवर जो इफ्तिखार साहब हैं उनकी डेड बॉडी इंतहाई संगीन हालत में, जिस हालत में पड़ी है वो मैं यहां पर नहीं दिखा सकता। कोई भी उनको रेस्क्यू नहीं करता। जो एक दूसरा जो कांस्टेबल जो जख्मी हुआ वो जाहिर बात है उसने थाने में इतला की, और उसकी इतला के बाद जो है पुलिस वहां पर आना शुरू हो जाती है और पूरे गांव की नाकाबंदी स्टार्ट हो जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो मुलजम जो आसिफ जट है वो वहां पर मौजूद होता है, वो माइक के ऊपर जो है वो मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है उसका इस्तेमाल आजादाना कर रहा होता है। पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है और इलाके को घेरे में ले लेती है, और वहां पर जो है वो दर्जनों पुलिस की जो गाड़ियां वहां पहुंच चुकी होती हैं, और खास तौर पे जो एलीट फोर्स है वो वहां पर पहुंचती है और इर्द गिर्द की जो मकानात है उनके ऊपर जो है पोजीशन संभालती है। और जो वीडियो मीडिया के ऊपर आई है, जब वो वीडियो सारी देखी गई है तो उससे पता यही हमें चलता है कि बकायदा पुलिस ने फिर उसको मस्जिद के अंदर टारगेट किया, और थोड़ी देर बाद जो है वो फिर मुलजम हलाक हो जाता है। ये खबर फिर पाकिस्तान के पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो फैलती है, और हर जगह इस खबर के बारे में डिस्कशन की जाती है। इस खबर का एक दूसरा जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि जो इसमें ड्राइवर इफ्तिखार नंबरदार जो इसमें जाँ बहक हुआ है, इसमें जो ड्राइवर जो वो उसका तल्लक भी इन्हीं के साथ चक नंबर 463 से था। आप अंदाजा करें कि जिस बंदे ने, आसिफ जट ने, जो इसका तल्लक चक नंबर 140 था, जो जिसने सानिया अमरीद के बाद जो है वो मुसलसल, इसके बारे में मुलजम के बारे में मैं बाद में आपको तफसील के साथ बताता हूं कि ये जो मुलजम इसने ऐसा किया क्यों है। एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है
ये एक बड़ी एक दिल को जो है वो छन्नी कर देने वाली स्टोरी है, और इसमें बहुत सारे ऐसी जो चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी कि जिसमें हमारे जो मामला ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जो है वो पूरी एक हमारी रियासत को, हमारे अदारों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारा सूबा पंजाब खासतौर पे सानिया अमरीद के बाद उस तरफ जा रहा है जिसका अब अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि ये मसला अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि तरीके लब्बैक से जो लोग तल्लक रखते हैं, जो अपना तल्लक बताते हैं, इन सब का तल्लक जो है वो 95% इंतहाई जो आप कह लें कि लोअर मिडिल क्लास से है, और ये मेजोरिटी का तल्लक देहातों से है या शहरों के अंदर जो छोटी जो बस्तियां वहां से है। क्योंकि जब पुलिस का सामना ऐसे लोगों से होता है या लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज का सामना ऐसे लोगों से होता है कि जो मजहब के नाम पर जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई हो, तो फिर ऐसे लोगों को जो कायल करना या ऐसे लोगों के साथ डील करना जो है आप इतनी आसानी के साथ डील नहीं कर सकते। मजहब के नाम पर जिन लोगों को तैयार किया जाता है या जिनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो फिर जो है उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मजहब के नाम पर तो जो है वो खुदकश बम धमाके जो एक ट्रेन किए जाते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, और वो अपनी जान देने के लिए खुदकश बमबार बन जाते हैं। ये एक ऐसा ही खुदकश बमबार था जो आसिफ जट था, और जिस तरह ये वाकया हुआ है और बाद में जिस तरह ये गांव के अंदर ऑपरेशन हुआ है, इसने बड़े सवालात खड़े किए हैं। आसिफ के बारे में जो है, आसिफ जट के बारे में जो उसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी लंबी है, बल्कि लंबी नहीं है बल्कि एक दर्दनाक भी है कि किस तरह वो तकरीबन कितने हफ्तों से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस डाल रहा था, और उसमें बार बार वो पैगाम दे रहा है। पहले अगर उसकी पहली वीडियो अगर आप पहले सुने, और आखिरी जो वीडियो जो उसने तकरीबन 24 घंटे पहले 23 घंटे पहले पोस्ट की थी, अगर आप वो सुनते हैं तो आपको उसकी ज़हनी हालत का जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा कि जब वो स्टार्ट करता है वीडियोस कि वो अदारों के साथ से तहकीकात का मुतालबा करता है, वो अपनी बायोग्राफी देता है कि मैं कौन हूं और मैं सारे अमरीद के में वहां पर मौजूद था, ये सारी चीजें वो बताता है, और आखिरी वीडियो वो पोस्ट करता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। यहां पर सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, लेकिन ये वक्त जो है वो सवाल उठाने का नहीं है। मैं इसके ऊपर जो जरूर बात करूंगा, और वो तमाम जो तरीके हैं वो जरूर बताएंगे कि जो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशंस करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जानें जो हैं वो चली जाती हैं, उसके बाद आपको उसका जो खमियाजा है वो बरसों तक भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा लाल मस्जिद के बाद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में खुदकश बमबारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ था इसमें, और उसके बाद वो ऐसी जंग पाकिस्तान के गले में पड़ी कि 70,000 से ज्यादा जो पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग भी थे, उसमें राहगीर भी थे, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन भी थे, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी थे। ये दर्दनाक कहानी का दूसरा पार्ट है सानिया अमरीद के बाद। अगर आसिफ जट जो इंसाफ की पहले अपील करता था, फिर बाद में इन अदारों से लड़ने के लिए वो लोगों को माइल करना शुरू कर देता है, तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में रियासत कहां पर थी, इंतजामिया कहां पर थी कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को डील करने के लिए एक छोटे लेवल की टीम भेजते हैं कि जो उसका सामना भी नहीं कर पाती, और उसके बाद जो है पूरे जिले की फोर्स को वहां पर आकर उसके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ता है। ये वो सवालात हैं इस ऑपरेशन के बाद जो कि जिनका जवाब जो है वो ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ जवाब उसका नहीं ढूंढना पड़ेगा, जवाब जो कलादम जो जमात आप लोगों ने की है उसके जो हजारों कारकुनान जो इस वक्त जेलों में है, और हजारों कारकुनान जो इस वक्त छुप रहे हैं, उनका क्या बनेगा, वो किस तरफ जाएंगे, कानून या रियासत उनको कौन सा रास्ता देगी, या उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर ज्यादा देर तक जो अपने घरों से दूर है या भागे हुए हैं, या जो मेंटली तौर पर एक तो उनको सानिया अमरीद का उनको एक वो उसके आई विटनेस है, या उनके ऊपर उनकी जमात या उनके ग्रोह के ऊपर जो हमला हुआ है उसका असरात जो है उनके जहन के ऊपर है। वो असरात ऐसे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो शहीद एहलकार इफ्तिखार जो हुआ है उसके नीचे जो पोस्टें हो रही हैं उसके नीचे आप लोगों के कमेंट्स जाके पढ़ लें,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपके वो लोग जिन्होंने आपके पुलिस एहलकारों के शहीद होने के बाद उनके साथ खड़े होना था, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े होना था, वो अवाम नीचे किस तरह के कमेंट्स कर रही है। ये बहुत बड़ी R&D है। अगर इसके ऊपर जो है एक साइंसी बुनियादों के ऊपर काम ना किया गया तो मुझे लग रहा है कि हमें इसके असरात और इस तरह के और वाकयात खुदा ना खास्ता हमें और देखने पड़ेंगे। आज वक्त है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं क्राइम के हवाले से या इस तरह के केसेस को डील करने के हवाले से, आज उनको मैदान अमल में आना चाहिए और इस तहरीक के जितने भी लोग हैं इनके लिए कोई ना कोई जो प्रोग्राम लेकर आना पड़े, जिस तरह आप वजीरिस्तान में या दीगर इलाकों में प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो वो जब प्रोग्राम आप लेकर आएंगे तो उसमें इन तमाम नौजवानों की दोबारा रिहेबिलिटेशन की जाए, होनी चाहिए। इनकी मेंटली तौर पर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए क्योंकि इनकी ब्रेन वॉशिंग किसी और तरीके से की गई है, और वो किस तरीके से की गई है, कितने साल होती रही है, इनमें इन बच्चों का क्या कसूर है। रियासत की आइन छत्र छाया के नीचे ये जमातें पलती हैं, जवान होती हैं, और फिर इसकी जो इसको काटने, फिर जब इसको खत्म किया जाता है तो खून की जो नदियां बहती हैं और उसमें इस्तेमाल जो हमारे जवान ही होते हैं, इन्हीं चक्कों के नौजवान जो पुलिस में भर्ती होते हैं, इन्हीं चक्कों के नौजवान जो उन जमातों के साथ जो वाबस्ता होते हैं, इन्हीं गांव देहातों के अंदर जो है हर घर से जो है हर गांव के अंदर कोई ना कोई मुतासर जो है लोग होना शुरू हो जाते हैं। तो खुदारा इस तरह के मामलात को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई कौमी पॉलिसी लेकर आई जाए, थिंक टैंक्स इसके ऊपर बैठे और इसको जल्द से जल्द जो है इस हवाले से अमली इकदाम उठाए जाए। नहीं तो मामला पहले भी वीडियोस में मैंने जब ये सानिया अमरीद की हुआ तो आपको बहुत सारी इस हवाले से बातचीत हुई थी कि ये मामला जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को रास्ता नहीं देंगे, उसको अपने ये आपके अपने लोग हैं, इनको रास्ते नहीं देंगे तो फिर उसके नतीजे में फिर ये वाले सानियात जो है वो हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं।